जिम्नास्टिक्स को ओलंपिक लेवल तक ले जाए। ओलंपिक मेडल एंड फिटनेस फॉर ऑल। जिस वक्त ये इस्टेब्लिश हुआ उस वक्त हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमको बहुत बड़ा गैप दिखा था। स्कूल जो है वो ये नहीं समझेगा कि आपकी जिम्नास्टिक्स की नीड क्या है। तो लोग अब कहते हैं कि खेल गांव के पास जाना। हर बच्चे को हर दिन 2 पीरियड स्पोर्ट्स कंपल्सरीली दिए जाते हैं। हमारे यहाँ 18 अलग अलग गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं। हमें तो हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये हमें और पहले मिल जाना चाहिए था। इंस्टेंट जो रिएक्शन था उस समय बेइंतहा खुशी का था। सो क्या ये एक एक्सेप्शनल केस है? पिछले 28 सालों में हमारे बच्चों ने 2831 इंटरनेशनल और नेशनल मेडल्स जीते हैं। क्योंकि लोग इसको आजमाते हैं गलत तरीके से तो वो गलत रिजल्ट पे पहुंचते हैं। ट्रस्ट द प्रोसेस। हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। आज हम एक ऐसे स्कूल की कहानी एक्सप्लोर करने वाले हैं जहां सिर्फ पढ़ाई नहीं, चैंपियंस भी तैयार होते हैं। खेल गांव पब्लिक स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लासरूम के साथ साथ ग्राउंड पे भी हिस्ट्री लिखी जा रही है। और जब एक स्टूडेंट इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीतता है तो सवाल सिर्फ उसका नहीं होता, सवाल होता है सिस्टम का, विज़न का और एक लीडरशिप का। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों से जिन्होंने सिर्फ एक स्कूल नहीं बनाया बल्कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है जहां से एक भारी संख्या में वर्ल्ड क्लास जिम्नास्टिक चैंपियंस तैयार किए जाते हैं। सो प्लीज़ वेलकम द चेयरमैन ऑफ खेल गांव पब्लिक स्कूल डॉक्टर यूके मिश्रा सर। थैंक यू वेरी मच। एंड वाइस चेयरमैन सर श्री अनिल मिश्रा सर। सो सर, खेल गांव को बिल्ड करने का विजन कहाँ से आया और आपने खेल गांव का नाम खेल गांव ही क्यों रखा? हमारा शुरू से विजन था कि ज्वाइन जिम्नास्टिक्स फॉर ओलंपिक ऑनर्स। ओके। वहीं से एक बड़ा विजन लेकर के हम चले थे कि हम जिम्नास्टिक्स को ओलंपिक लेवल तक ले जाएं। और ज्वाइन मीन्स ढेर सारे लोग इसके साथ ज्वाइन करेंगे तब ये ओलंपिक मिशन तक पहुंच पाएगा। जैसे हमने ये भी कहा था ओलंपिक मेडल एंड फिटनेस फॉर ऑल, उसका भी यही तात्पर्य था जो पहले वाले स्लोगन का है कि ओलंपिक मेडल एंड फिटनेस फॉर ऑल। ओलंपिक मेडल हमेशा एक छोटे से एरिया तक सीमित रहे, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे रेसलिंग हो, चाहे जिम्नास्टिक्स हो। और इसको ब्रॉड बेस देने के लिए हमने एक नया प्लान बनाया, ओलंपिक मेडल एंड फिटनेस फॉर ऑल, क्योंकि जिम्नास्टिक्स इज द मदर ऑफ स्पोर्ट्स। करेक्ट। और जब मदर ऑफ स्पोर्ट्स को हम लेकर के चलते हैं तो उसमें फिटनेस शामिल होती है। जिस चीज़ में फिटनेस शामिल होती है उस चीज़ में पब्लिक जुड़ती है। करेक्ट। और जिस चीज़ में पब्लिक जुड़ जाएगी उसमें सफलता आसान हो जाएगी। तो ये हमारा सोच था कि जिम्नास्टिक्स को हम ब्रॉड बेस कर दें और वही हमने किया, जिम्नास्टिक्स को फिटनेस के साथ जोड़ करके। और उसका रिजल्ट भी हमारे सामने है कि खेल गांव पब्लिक स्कूल में जिम्नास्टिक्स हॉल है। और जिम्नास्टिक्स हॉल हमने पहले बनाया, स्कूल की बाद में सोची। जब जिम्नास्टिक्स हॉल बनाया तब ये आया कि ये जिम्नास्टिक्स तो करेंगे बच्चे, तो इनके पढ़ाई की व्यवस्था क्या होगी। करेक्ट। तो इसलिए एक स्पोर्ट्स के साथ साथ एक स्कूल बनाया। वहाँ से शुरू हुई खेल गांव की जर्नी। और बच्चे अगर बाहर रहेंगे कहीं अपने अपने घर में, रोज आए जाएंगे तो बहुत थक जाएंगे, इसीलिए उनके रहने के लिए एक हॉस्टल बनाया। तो बच्चों का रहना, खाना, उनकी पढ़ाई और स्पोर्ट्स एक ही कैंपस में हम लोगों ने डिज़ाइन किया ताकि बच्चों का न थकान हो आने जाने की, न उनका टेंशन डाइवर्ट हो।
वो फोकस्ड रहे अपने मिशन के लिए। ये खेलगांव पब्लिक स्कूल इस्टेब्लिश करने के पीछे एक बहुत अलग फ़िलॉसफी थी। जिस वक्त ये इस्टेब्लिश हुआ उस वक्त हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमको बहुत बड़ा गैप दिखा था। जैसे अगर मैं मेरे समय की बात करूं तो मुझे पढ़ाई करने स्कूल में जाना होता था। जब मैं जिम्नास्टिक्स करनी है तो मैं अपनी जिम्नास्टिक्स एकेडमी, जो थोड़ी दूर थी, सुबह 4 बजे उठ के वहाँ पे जाना पड़ता था। शाम को प्रैक्टिस करने के लिए फिर से मुझे जिम्नास्टिक्स एकेडमी आना पड़ता था। पढ़ाई में कोचिंग अगर करनी होती थी तो कोचिंग कहीं और होती थी और मेरा घर कहीं और था। इतनी सारी अलग अलग जगहें मुझको ट्रैवल करके जाना पड़ता था, जो जनरली सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है। उससे बड़ी ये प्रॉब्लम होती है कि ये सारी जो अलग अलग जगहें हैं वो अपने अपने सिस्टम से अलग अलग चलती हैं और एक दूसरे को अपोज भी करती हैं। स्कूल जो है वो ये नहीं समझेगा कि आपकी जिम्नास्टिक्स की नीड क्या है। अगर कोचिंग हो रही है तो बोलेंगे कि प्रैक्टिस कम कर दो। अगर जिम्नास्टिक्स में कंपटीशन हो रहा होगा तो बोल देंगे कि पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं जा सकता है, आप अपने क्लासेस मिस कर दीजिए। अगर कोई कंपटीशन में बाहर जाना है और अगर कोई एग्जामिनेशन हो रहा है स्कूल में तो मिस हो जाता है। तो ये सारे जो गैप्स थे कि एक स्टूडेंट को एक जगह पर सारी सुविधाएं मिले और सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड वे में मिले। तो इसलिए जब जिम्नास्टिक्स हॉल यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ, जब ट्रेनिंग यहाँ पर हुई, उसका सराउंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की भी उतनी ही बड़ी ज़रूरत थी हमें। सो दैट्स वाई ये स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट और ये हॉस्टल का इस्टेब्लिशमेंट, सो दैट ये एक टाउनशिप जैसी हो जाए और सारे स्टूडेंट्स की सारी ज़रूरतें इसी कैंपस में एक जगह पर सेटिस्फाई हो जाए और उनको इस कैंपस से बाहर जाने की, ट्रैवल करने की ज़रूरत ना पड़े। हमारा मिशन था कि हम खेल को बढ़ावा दें और एक कैंपस में सब चीज़ें हों। तो इसको हमने खेल गांव का नाम दिया। ढेर सारे नाम हमारे सामने आए कि इसमें कोई इंग्लिश नाम दे दीजिए, कोई ये नाम दे दीजिए, पर जो सबसे सूटेबल नेम था कि क्योंकि ये जो एरिया है ये गांव के आसपास बसा है, यहाँ अच्छे तंदुरुस्ती के लोग मिलते हैं गांव में, तो इसीलिए हमने इसका खेल गांव नाम रखा। और खेल गांव का नाम रखने का हमें बड़ा फ़ायदा हुआ कि एक खेल गांव के नाम से ये पूरा एरिया जाने लगा और लैंडमार्क क्रिएट कर दिया आपने। हाँ जी, तो लोग अब कहते हैं कि खेल गांव के पास जाना है। करेक्ट। और ये सामने एक गेस्ट हाउस है, उसमें भी लिखा है अपने नाम के आगे कि खेल गांव, नियर खेल गांव। हाँ, देखिए जैसे बताए कि स्कूल का नाम खेल गांव पब्लिक स्कूल है और बहुत ढेर सारे स्कूल हैं जो कहते हैं कि हमने अपने यहाँ खेल कंपलसरी कर दिया है, स्पोर्ट्स इज कंपलसरी इन दैट स्कूल। जब जाके देखा जाता है तो पता चलता है हफ्ते में एक पीरियड स्पोर्ट्स का दे करके वो समझते हैं कि उन्होंने खेल को कंपलसरी कर दिया। यहाँ हम लोग खेल को कंपलसरी वास्तविक रूप से कर रहे हैं, केवल नाम के लिए नहीं। हर बच्चे को हर दिन 2 पीरियड स्पोर्ट्स कंपलसरीली दिए जाते हैं, तो उनको खेल की और बड़ी रुझान पैदा हो जाती है। 2 पीरियड स्पोर्ट्स से फिर उनको जब खेल करते हैं तो फिटनेस भी आती है बॉडी में। इस तरीके से हमने ये कंपलसरी जो किया है ये रियलिस्टिक में किया है, थ्योरी में नहीं किया है। और ये जो 2 पीरियड स्पोर्ट्स के हर दिन कंपलसरी हैं बच्चों के लिए, इसमें अब हम जिम्नास्टिक्स से भी काफ़ी आगे अलग डाइवर्सिफाई कर चुके हैं। हमारे यहाँ 18 अलग अलग गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं। इनको स्पोर्ट्स को एक नए गेम को इंट्रोड्यूस करने का भी हमारा तरीका बहुत अलग होता है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि गेम आप शुरू कर दीजिए, एक नया गेम या नया डिसिप्लिन है वो आप शुरू कर देंगे और जैसे जैसे बच्चों की प्रोग्रेस हो रही है या उनके अचीवमेंट्स आ रहे हैं वैसे वैसे आप उनको और अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे और धीमे धीमे जैसे उनके और अच्छे मेडल्स आ रहे हैं आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा करेंगे, उनकी कोचिंग और अच्छी करेंगे। सो वो चीज़ एकदम
उल्टा डायरेक्शन है वो, कि पहले आप अचीवमेंट करिए और फिर उसके बाद फैसिलिटी मिलेंगी। हमने उसको सीधा कर दिया है। अगर हम कोई एक नया गेम शुरू करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लॉन टेनिस शुरू किया या बास्केटबॉल शुरू किया, तो सबसे पहले उसका एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास कोर्ट्स, वर्ल्ड क्लास फील्ड पहले प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद एक बहुत बढ़िया कोच, द टॉप ऑफ देयर फील्ड, उनको रिक्रूट करते हैं और फिर उसके बाद ये गेम इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि जब बच्चे आएँ तो शुरू से जो उनके उस गेम का बेस बन रहा है वो करेक्ट बेस बने, स्ट्रॉन्ग बेस बने, और उसके बाद तो फिर अचीवमेंट्स बहुत आसान हो जाते हैं। तो जैसा आपने बताया कि हमारे अलग अलग गेम्स में इतने सारे अचीवमेंट्स हैं, सारे गेम्स में एटलीस्ट CBSE लेवल पर जो स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जोनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, नेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इस साल हमारे सारे गेम्स में मेडल्स आए हैं। It was only and only because of this facility and this system that has been created over these so many years. हमने सुना अभी कि इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जो है एक खेल गांव को मिला है। हम जानना चाहेंगे कि ये किस फील्ड में मिला है, और ये मिलने के बाद लोगों को ज़्यादा शौक लगा या आप लोगों को? देखिए, हम इस मेडल जीतने के लिए तो वर्षों से तैयारी कर रहे थे, तो हमें तो शौक लगा ही नहीं। हमें तो हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये हमें और पहले मिल जाना चाहिए था, और ये हमें मिला। ये यहाँ के कोचेस, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिम्नास्टिक्स हॉल में है, जो वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट जो होते हैं AAI के, वो हम लोगों ने यहाँ ख़रीदे हैं, इंपोर्ट किए हैं अमेरिका से। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने इकट्ठा की थी वो मेडल प्राप्त करने के लिए। तो हम लोग तो इस बात के लिए बड़े देर से तैयार बैठे थे कि ये मेडल हम लोगों को मिले। अब बस केवल इतना ही था, कितनी जल्दी मिलता है। और ये मेडल भी बहुत प्रेस्टिजियस मेडल है। जैसे नॉर्मली अगर इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स अलग अलग तरह की होती हैं, कुछ होती है जो इनविटेशनल होती हैं, अनऑफिशियल होती हैं, फ्रेंडली मैचेस होते हैं जिसमें मेडल्स आते हैं, उसमें भी सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल्स इंडिया के आए हैं। बट ये जो चैम्पियनशिप थी, ये इंटरनेशनल जिम्नास्टिक्स फेडरेशन की रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल चैम्पियनशिप थी, वेरी वेरी प्रेस्टिजियस चैम्पियनशिप। इसमें दुनिया के तमाम देश जो जिम्नास्टिक्स में सबसे ज़्यादा ऊपर हैं, लाइक USA, चाइना, जापान, कोरिया, यूक्रेन और अपकमिंग नेशंस एज वेल, वो सारे लोग अपनी बेस्ट टीम्स लाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। बेस्ट जिम्नास्ट ऑफ द वर्ल्ड पार्टिसिपेट इन दिस चैम्पियनशिप, और उसमें हमारे बच्चे ने पार्टिसिपेट किया और उनके साथ खड़े होकर कॉम्पीट करके गोल्ड मेडल लाया। सो दिस इज अ नेवर अचीव फीट फॉर इंडियन जिम्नास्टिक्स। चलिए, बधाई हो आपको, बहुत आपको भी बधाई हो। और मैं पूरे इंडिया को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये इंडिया का बच्चा है जिसने इंटरनेशनली जाके देश का परचम लहराया है। सो सर, जब आपको ये पता चला कि एक स्टूडेंट खेलगांव पब्लिक स्कूल का और इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीत लिया है, तो उस मोमेंट में आपका रिएक्शन क्या था? मतलब प्राइड का था या रिलीफ का था? हमारा इंस्टेंट जो रिएक्शन था उस समय बेइंतहा खुशी का था। बेइंतहा खुशी। जंप कर लिया और हैव सम लड्डूस। यस। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये मेडल आया बहुत बड़े कंपटीशन से आया हमारे पास, तो इसमें खुशी थी, प्राइड तो था ही, प्राइड तो था ही, खुशी बहुत हुई। और यहाँ खेलगांव के सब लोगों को बहुत खुशी हुई, क्योंकि हर्षित जी ने जो वहाँ मेडल जीता, तो हर्षित जी तो यहीं रहता है, इन्हीं लोगों से लोग मिलते हैं, इन्हीं के साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो वो इतना घुल मिल गया है इन लोगों के साथ कि ये हॉस्टल में जितने लोग रहते हैं वो सब एक फैमिली के हो गए। तो इन लोगों ने महसूस किया कि ये उन्हें मेडल मिला है। इतनी खुशी हुई इसमें। सो सर, आपका क्या रिएक्शन था उसमें? हम सभी लोग ये लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। ये जो चैम्पियनशिप थी, इसका नाम DTB इंटरनेशनल चैलेंज कप है। ये हर साल स्टुटगार्ट जर्मनी में होती है,
और जब कंपटीशन शुरू नहीं हुआ था या फाइनल्स उसके शुरू नहीं हुए थे, तब इंडिया से कई लोगों ने मुझको फ़ोन किया, मुझसे पूछा कि क्या एक्सपेक्टेड है, क्या रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करते हो। तो मुझे ये तो पता था कि मेडल डेफिनेटली आना है, बट मैंने बोला कि आप लोग बस इंतज़ार करिए, मैं आपको खुद बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा लेट नाइट हमारे टाइम के हिसाब से थोड़ा लेट ये कंपटीशन होना था। रात में कुछ करीब 11 बजे इसका रिज़ल्ट आया। तो सबसे पहला मेरा रिएक्शन इमेंस हैप्पीनेस एंड सो मच ऑफ प्राइड। मुझे इतना गर्व हुआ हम सब लोगों पे। फिर मुझे सबको इन्फॉर्म करना था। तो अगर जैसे पहले कभी होता था कि अगर हम लोग मेडल नहीं जीत पाए तो हम लोग एक्सक्यूज़ेस का सहारा लेते हैं। हम बोलते हैं कि अरे बच्चे ने थोड़ा सा मिस कर दिया, नहीं आ पाया, सांत्वना देते हैं, सिंपैथी देते हैं, वी राइट लॉन्ग मैसेजेस, क्यों नहीं हो पाया, हम क्या कर सकते थे, ऐसा हो गया, ये नहीं होता तो ये हो जाता, ये नहीं होता तो मेडल आ जाता। बहुत लंबे लंबे मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं। बट उस वक्त जब इसका मेडल आया तो मैंने सबको बस एक छोटा मैसेज लिखा जिसमें सिर्फ 2 वर्ड्स थे, गोल्ड मेडल। Wow. दैट्स इट। That emotions, gold and medal. इवन टुडे जब हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं, इतने ज़्यादा इमोशंस आ जाते हैं हमारे अंदर, बिकॉज लॉन्ग अवेटेड रिजल्ट एंड इन सच अ प्रेस्टिजियस चैम्पियनशिप, इमेंसली प्राउड। अक्सर लोग रिजल्ट देखते हैं लास्ट का, क्या हुआ, कौन जीता, कौन हारा, बट प्रोसेस आपको पता है। तो एक्चुअली में ये मेडल किस चीज़ की जीत? देखिए, आप कह सकते हैं कि ये टैलेंट की जीत है, उसमें टैलेंट था। इंडिया में तो इतने ढेर सारे लोग हैं जिनके पास टैलेंट है और वो अपना टैलेंट अपने पास रखते हुए इस दुनिया से निकल जाते हैं और टैलेंट कभी शो नहीं हो पाता। असली बात है कि उस टैलेंट को निखार करके और वाकई देश के सामने ऐसे लाना, हाँ ये टैलेंट है। ये टैलेंट वो नहीं है कि जो थ्योरेटिकल है, ये हम अच्छा टैलेंट को वाकई इस योग्य बनाना कि वो जीत हासिल करके लाए, ये काम होता है सिस्टम का। और वो सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया और खेलगांव में उसको हम लोग इम्प्लीमेंट किया। क्या सिस्टम होता है कि गिव देम बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम डे फर्स्ट। पहले दिन से बच्चा आया, ही गेट्स द बेस्ट। जैसे बेस्ट इक्विपमेंट मिलता है उसको, बेस्ट कोचेस मिलते हैं, और पेरेंट्स इतने गर्व के साथ अपने बच्चे को जिम्नास्टिक्स में लाते हैं कि उनको महसूस होता है कि बस हमको बच्चे को टाइम से पहुंचना है, वो कहीं 1 मिनट भी लेट ना हो जाए। और फिर बच्चे जिम्नास्टिक्स करते हैं यहाँ पे, और बच्चे भी ऐसे जिम्नास्टिक्स करते हैं कि उनका 1 भी मिनट बर्बाद ना हो। कोच भी रहते हैं, कोच भी देखते हैं कि किसी बच्चे का ट्रेनिंग का कोई भी समय अनयूटिलाइज न रहे, बिल्कुल यूटिलाइजेशन। राजा बाबू हैं और ढेर सारे कोच हैं हमारे यहाँ, सब बहुत अच्छे कोच हैं, इंटरनेशनल लेवल के कोच हैं, और बच्चों को जिम्नास्टिक्स में आगे बढ़ाने के लिए फुल्ली क्वालिफाइड, फुल्ली डेडिकेटेड है। तो हमें इस बात का बड़ा गर्व होता है, खुशी होती है कि हमें जिम्नास्टिक्स का मेडल और जल्दी मिल जाता तो और खुशी होती है। कोशिश तो हमने डे 1 से कर रखी है। करेक्ट है। मैं तो कहूँगा कि ये जीत है सर के विजन की और उस हर आदमी के विश्वास की जो यहाँ से जुड़ा हुआ है। सर का ये जो विजन था कि एक ये स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक्स का कंबाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक टाउनशिप खेलगांव में हो, जो कि शहर से इतनी दूर, एक फ्लरिशिंग टाउनशिप इस्टेब्लिश करना ये विजन था। ये एक नामुमकिन सपना ही था, और ये सपना था कि यहाँ से ओलंपिक मेडल आए और यहाँ से बच्चे एकेडमिक्स में भी टॉप करें। सो ये जो विजन था जिसमें फिर लोग जुड़ते गए, लोगों का विश्वास आता गया, सब लोगों ने मिल के ये चीज़ को आज अंजाम दिया है, ये सर के विजन की और लोगों के विश्वास की जीत है। खेलगांव ने कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ये कम्युनिकेशन दी है
कि हमारे स्टडीज़ के साथ साथ है ना, खेल पे भी फोकस करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और आज हम मेडल्स के साथ इस चीज़ों को, हमने पेरेंट्स को भी प्रूव कर दिया है। आज तो सर ये खेल गांव में हमारी गोल्ड मेडल आ चुकी है, बट ऐसे और भी टैलेंट हैं इंडिया में, ओवरऑल इंडिया में, जो आज भी इस गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, और ये छोड़िए इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो क्या खेल गांव कैसे उन लोगों को मदद कर सकता है, या कैसे उन लोगों के विजन्स को उस प्लेटफॉर्म तक पहुँचा सकता है? खेल गांव में जिम्नास्टिक्स की फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाती है। और इसी तरीके से यदि देश के किसी भी कोने का बच्चा जिम्नास्टिक्स करना चाहता है तो उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है। जैसे हमारे यहाँ ये हर्षित जी कोई देखिए तमिलनाडु से आया है और यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग ले रहा है। कई लोग बेंगलोर से आए हैं, यहाँ रह रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट जिम्नास्टिक ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो जैसे हम खेल गांव के लिए करते हैं वैसे हम पूरे देश के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देने के लिए संकल्पकृत हैं। हम उसको अवश्य देंगे, जो भी बच्चा हमारे यहाँ आएगा, और अगर हमें पता चलेगा तो हम उसको बुला कर भी देंगे ट्रेनिंग। That's very nice of you, sir. इसके जो 2 एग्जाम्पल्स हैं वो आपके सामने ही है। जैसा सर ने बताया, हर्षित जो है वो चेन्नई से बिलोंग करते थे। जब वो बहुत छोटा था तब यहाँ पे एक कंपटीशन हुआ था, उसमें यहाँ पर वो आया, उतना अच्छा उसने परफॉर्म नहीं कर पाया, मेडल्स नहीं जीते। यहाँ के बच्चों ने काफ़ी मेडल्स जीते थे। तो उसके मदर फादर, उन्होंने ये विज़न देखा कि अगर उनका बच्चा यहाँ पे आएगा, हॉस्टल में रहेगा, यहाँ की ट्रेनिंग लेगा, तो उसका टैलेंट है और उसमें फिर ये कैपेबिलिटी है कि वो इंटरनेशनल जिम्नास्ट बन सकता है। तो फिर वो यहाँ पर आए और यहाँ पर उन्होंने एडमिशन लिया और आज हम रिज़ल्ट देख ही रहे हैं। इंडिया की टीम में खेलगांव पब्लिक स्कूल के 2 बच्चे गए थे। दूसरा है मोहम्मद जैद अंसारी, वो उत्तर प्रदेश का बच्चा है, वो मेरठ का बच्चा है। तो यहाँ पे जो स्टेट चैम्पियनशिप होती है, वो जब 6 साल का या 5 साल का था तब वो इस कंपटीशन में आया था, स्टेट चैम्पियनशिप में आया था। छोटा सा बच्चा था और जैसे बाकी बच्चे कंपटीशन कर रहे थे वो भी कर रहा था, लेकिन उसमें एक अलग सी आग थी, एक अलग सी चिंगारी उसमें दिखी थी। जो वो स्किल्स कर रहा था वो दूसरों से थोड़ा सा अलग लग रहा था कि वो कर रहा है। वो डेडिकेशन, वो फोकस, वो सिंसियरिटी थी उसमें, और उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वो उसको हमने देखा कि अच्छा बच्चा है। फिर वो वापस गया, नेक्स्ट ईयर वो फिर से आया, उसकी प्रोग्रेस थी, लेकिन फिर हमने देखा कि इसकी जो टेक्निक है वो सही तरीके से, वो उतनी उसमें जो फिनेस होती है वो नहीं आ पा रही है। वो कर तो रहा है, अच्छा कर रहा है, बट आगे का अगर हम इसका देखें कि कैसा होगा इसका परफॉर्मेंस, अगर वो उसी जगह रहा, तो हमें पता था कि ये जो टैलेंट है ये कहीं ना कहीं खो जाएगा। तो फिर जैसे सर ने बोला कि अगर हमें कोई दिखता है तो हम उसके पास जाते हैं, तो हमने उनके कोच को, मेरठ पे जो कोच थी उनको बुलाया, इनके फादर मदर को बुलाया, और उनको हमने बोला कि ये अच्छा है बच्चा, इसको और तराशने की ज़रूरत है और फैसिलिटी देने की ज़रूरत है। और फिर हमने जैद को यहाँ पे बुलाया और उसको फिर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी फैसिलिटीज़ दी। और आज देखिए वो सब जूनियर का जिम्नास्ट है, वो उस जूनियर लेवल का उतनी उम्र है भी नहीं उसकी, सब जूनियर से जूनियर में जस्ट अभी वो गया है। ही वॉज द यंगेस्ट एथलीट इन दिस एंटायर चैम्पियनशिप, सबसे छोटा बच्चा था, और उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि सारी कंट्रीज़ ने उसको भी देखा है। तो उसका भी अचीवमेंट हर्षित के साथ साथ बहुत अच्छा रहा है। So that's how we are bringing the entire country also with us, so that everyone together can contribute to the success of our nation. So अगर इस मेडल को हम एनालाइज करके देखें तो ऐसे कौन कौन से पिलर्स होंगे जिन्होंने इसे पॉसिबल बनाया है? देखिए, सबसे बड़ा पिलर है फैसिलिटीज। अगर टैलेंट की देखें तो इंडिया में ढेर सारे बच्चों के भी टैलेंट है, उन्हें अपनी वहाँ जगह फैसिलिटी नहीं मिलती। तो यहाँ पे वो फैसिलिटी क्रिएट की गई है जो टैलेंट को उसके अंतिम रिजल्ट तक पहुँचा दी। इसीलिए जिस किसी को भी जिम्नास्टिक्स में कुछ
कर गुजरने की तमन्ना होती है वो खेलगांव आता है। अब बेंगलोर से 2 खिलाड़ी जिनको जिम्नास्ट जिनको कि बहुत लगन थी कि हम कुछ जिम्नास्टिक्स में करें, वो बेंगलोर छोड़ करके यहाँ आए, यहाँ रह रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और बड़ा डेडिकेशन है उनमें कि दे आर फोकस्ड, neither they are looking left not right, they are just looking forward and looking forward to their success as soon as possible। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि stay focused and here the system which we have that does not allow them to divert themselves to any other place, totally focused, getting up at 4:30 in the morning, going for gymnastics practice, coming back, going to school, then again doing gymnastics in the evening. There every minute of whole day is budgeted, is dedicated. This time he will do this thing, this time he will do this thing, and he does according to this only, because he has no other time to waste. So क्या ये एक एक्सेप्शनल केस है या फिर हमारे खेलगांव पब्लिक स्कूल का जो एक हमारा चैनल एक प्रोसेस है, क्या ये एक रिपीटेबल वे में चैंपियंस बना सकता है? देखिए, ये एक आइसोलेटेड केस नहीं है और ये आइसोलेटेड केस हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई ऐसी टेक्निक ही नहीं है कि जो एक जिम्नास्ट को ट्रेनिंग करके ऊपर तक पहुंच जाए और बाकी जिम्नास्ट वैसे के वैसे रह जाए। ये जो सिस्टम हमारा है, जो ट्रेनिंग का है और जो डेली रूटीन बताया मैंने आपको, ये सब एक कंबाइंड एफर्ट है इन बच्चों को सफल बनाने के लिए, और इन सब की सामंजस्य से ही ये होता है। अब और डिस्ट्रिक्ट में या और स्टेट्स में ऐसा क्यों नहीं हो पाता? अब उनकी समस्याएं होंगी, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं, पर मुख्य तौर से तो एक वो इन्वायरमेंट की कमी होती है कि बच्चे को भी लगे और बच्चे को पेरेंट्स के भी लगे कि जिस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है अच्छी है और हमारा बच्चा आगे पहुंच जाएगा, और इसके लिए हम पढ़ाई को थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ भी कर सकते हैं, तो उस पेरेंट्स को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता और जगह, तो वो थोड़ी देर जिम्नास्टिक्स करके फिर जिम्नास्टिक्स में ढीला कर देता है, छोड़ देते हैं, तो उनको वो सफलता नहीं मिल पाती है। जिम्नास्टिक्स में सफलता के लिए तो इतना डेडिकेशन, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड फैसिलिटीज़ and good coaches, these things are very essential। और ये जो मेडल मिला है, ये एक अकेला वन ऑफ काइंड मेडल नहीं है, ये सालों से हमारे बच्चे मेडल्स जीतते आ रहे हैं, और ये सिर्फ थ्योरी में ऑन पेपर नहीं है, वी हैव प्रॉपर डेटा टू शो एज वेल। पिछले 28 सालों में हमारे बच्चों ने 2831 इंटरनेशनल और नेशनल मेडल्स जीते हैं। इसका मतलब है ऑन एन एवरेज एक साल में 100 से ज़्यादा मेडल्स पिछले 28 साल से जीतते आ रहे हैं। इंडिया ने जो कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता वो यहाँ का ही बच्चा जो आशीष कुमार है उसने जीता। एशियन गेम्स में जो मेडल जीता है वो भी यहाँ के बच्चे ने जीता है। उसके पहले जूनियर एशियन चैम्पियनशिप में जो पहला मेडल इंडिया का आया था वो यहाँ के जिम्नास्ट रोहित जायसवाल ने जीता था। पहली बार यूथ ओलंपिक्स में अगर किसी ने क्वालिफाई किया इंडिया से तो भी यहाँ का जिम्नास्ट अभिजीत कुमार था। इस तरीके से लगातार हमारे अचीवमेंट्स होते ही आ रहे हैं, और एक रिकॉर्ड जो यहाँ के जिम्नास्ट ने बनाया है कि पिछले 28 सालों से जो सब जूनियर लेवल की नेशनल चैम्पियनशिप होती है, हर साल होती है, उसमें टीम चैम्पियनशिप, उत्तर प्रदेश का गोल्ड मेडल लगातार आ रहा है, ऑल अराउंड कंपटीशन में मेडल लगातार आ रहा है। दिस इज एन अनब्रोकन रिकॉर्ड दैट वी हैव सेट। तो ये खेलगांव का सिस्टम ही है जिससे एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मेडल्स इतने सालों से आते ही जा रहे हैं। अगर ये स्टूडेंट जो इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाया, जो एक खेलगांव पब्लिक स्कूल से पढ़ रहा है,
क्या ये किसी और अदर स्कूल में या एवरेज स्कूल में होता तो क्या ये पॉसिबिलिटीज हो पाती कि वो मेडल ला पाता या ना ला पाता? देखिए, मेडल लाना दो चीज पे निर्भर करता है, टैलेंट और टैलेंट को निखार करके मेडल तक पहुंचाने का सिस्टम। सिस्टम का मतलब ये है कि हम किस तरीके से उसके सुबह उठ करके और रात के सोने तक का रूटीन, उसकी डाइट, कितना उसे प्रोटीन मिलना चाहिए, ये सब चीज़ें हम उसको दें। मान लीजिए कोई टैलेंट है और उसको ये सिस्टम का सपोर्ट नहीं मिलता, तो कितने ही ऐसे टैलेंट हैं जो सपोर्ट न मिलने के कारण आए गए और चले भी गए। तो ये बहुत ज़रूरी है, सिस्टम उसके पीछे ज़रूरी है। एक प्रोसेस, एक अच्छा Yeah. सेट ऑफ एग्जांपल्स सेट करता है। खेल गांव में ऐसा क्या डिफरेंट है जो बाकी के स्कूल नहीं कर, सिर्फ बोलते हैं और खेल गांव से एग्जीक्यूट कर ले जाता है? देखिए, बोलना और स्कूलों का एक बहुत ही काल्पनिक तरीके से होता है, क्योंकि वो उस काम को कर ही नहीं रहे, उनके विजन में नहीं है मेडल लाना। तो वो तो केवल बंद कमरों में बच्चों को बैठाल करके पढ़ाते हैं, इंटरवल होता है, छुट्टी होती है, बच्चे घर चले जाते हैं और इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। जब वो चैंपियन बनाने की दिशा में एक कदम चले ही नहीं तो क्या उनको मिलेगा? सही बात। अब जैसे कि चैंपियन बनने के लिए पूर्व की दिशा में जाना चाहिए और दौड़ के जाना चाहिए। दौड़ तो वो भी रहे पर उनका मुंह पश्चिम की दिशा में है और दौड़ तक चले जा रहे हैं, क्योंकि उनका मुंह है क्लासरूम में बैठ के पढ़ाना, इंटरवल करना, बच्चों को छुट्टी देना, बस। उससे नहीं आने वाला। ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। किस फाउंडेशन पे, किस फिलॉसफी से उसकी आधारशिला रखी गई है। क्या वो ऐसा स्कूल था कि हम स्कूल शुरू करेंगे और उसके बाद बाय द वे अब स्कूल है तो उसके साथ हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी शुरू कर दें? अगर इस तरीके का फिलॉसफी है तो फिर ये सिस्टम नहीं दे सकता है मेडल। बट खेलगांव पब्लिक स्कूल का जो फाउंडेशन ये था कि एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पहले दिन से ही साथ ही साथ रहेंगे और तभी ये सिस्टम बनेगा और तभी बच्चे इतना अचीव करेंगे, तभी ये सक्सेस हम खेल गांव को मिली। तो हमने एक बचपन में एक कहावत सुनी थी जो अक्सर हमारे माँ बाप बोल देते थे, है ना, कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब एंड पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। सो आज के पेरेंट्स भी क्या ये सबसे बड़ा फियर है कि स्पोर्ट्स में उनके बच्चों का फ्यूचर मतलब सिक्योर नहीं है ना? तो क्या ये थॉट जो है अभी भी वैलिड है या ये थॉट आउटडेटेड हो चुका है? देखिए, ये थॉट बिल्कुल फैलेसी है, गलत है, और चूंकि लोग इसको आजमाते हैं गलत तरीके से तो वो गलत रिजल्ट पे ही पहुंचते हैं। देखिए, पढ़ाई लिखाई और स्पोर्ट्स ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आप स्पोर्ट्स करोगे, स्पोर्ट्स से जो आपको पावर मिलेगी वो यूज करो पढ़ाई में। तो देखिए, पढ़ाई अच्छा, जब पढ़ाई आप अच्छी करोगे, दिमाग अच्छा होगा, तो स्पोर्ट्स की टेक्निक आप जल्दी पकड़ सकोगे, जल्दी कैच कर सकते। हाँ, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो पुरानी कहावत वो या लोगों का इस तरीके का सोचना ये बड़े भ्रामक है, ये सत्य नहीं है, आउटडेटेड है। और स्पोर्ट्स और एजुकेशन ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। स्पोर्ट्स करके आप बहुत आगे नहीं बढ़ सकते, पढ़ाई करके भी आप बहुत आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि फिर आप पे एनर्जी नहीं रहेगी। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये लोग समझ नहीं पाते। पेरेंट्स कहते हैं ये तो पढ़ाई लो बच्चों को, ये खिलाई लो बच्चों को। पढ़ाई तो पेरेंट्स के बीच में ये फैलेसी है, ये सत्य नहीं है। और सत्य ये है कि स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। इसी तो हमारा स्लोगन है ना, खेल गांव पब्लिक स्कूल
फॉर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, वो लिखा हुआ है हमारे स्लोगन में। बट आई थिंक द टाइम्स आर चेंजिंग। पहले ऐसा था कि मे बी अवेयरनेस नहीं थी या हमारे सामने एग्जाम्पल्स नहीं थे कि पढ़ाई में भी अच्छा हो सकता है, कोई और स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो सकता है, इसलिए पेरेंट्स के मन में डाउट था। आज तो मीडिया है और सभी लोग जान रहे हैं इस चीज। आई गिव क्रेडिट टू द पेरेंट्स ऑफ दीज डेज कि अब वो ज़्यादा अवेयर हैं, अब उनको पता है कि एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। पहले जितना हमको कन्विंस करना पड़ता था पेरेंट्स को, उनको बताना पड़ता था कि पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों ज़रूरी हैं, अभी वो काफ़ी नेचुरल हो गया है। अभी पेरेंट्स खुद आते हैं और बोलते हैं कि वी आर चूजिंग खेलगांव बिकॉज इट एम्फसाइजेज ऑन बोथ एकेडमिक्स एंड स्पोर्ट्स। तो ये इम्पोर्टेंस सब पेरेंट्स को पता चल रही है और अब ये पेरेंट्स की और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि जब वो चूज़ करें स्कूल तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। मैंने तो इस चीज़ को जो अनिल सर कह रहे हैं, इसको खुद अपने जीवन में सत्य होते देखा है। जिस साल मैंने बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की थी, उसी साल मैं जिम्नास्टिक्स का नेशनल चैंपियन भी बना था। तो पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों साथ साथ, दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये बहुत ही चीज़ है जो गहराई से लोग समझ नहीं पाते, जो गहराई से समझते हैं उन्हें फ़ायदा मिलता है। हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। आपने ऐसे पेरेंट्स भी देखे होंगे जो बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए रोक देते हैं। सो उनका लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट क्या पड़ता है और वो इम्पैक्ट क्या उनके पोटेंशियल को किल कर देता है? देखिए, स्पोर्ट्स और एजुकेशन कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। तो अगर स्पोर्ट्स के लिए रोक दिया गया तो ये उनका एजुकेशन वाला पार्ट भी कहीं ना कहीं धीमा होने लगता है, क्योंकि स्पोर्ट्स इज ए एक्सरसाइज इन द ब्रॉडर सेंस एंड दैट गिव्स एनर्जी। उस एनर्जी का कहाँ इस्तेमाल करें? पढ़ाई में इस्तेमाल करें। तो वही पेरेंट अगर अपने बच्चे को स्पोर्ट्स के लिए रोक दे रहा है तो इसका परोक्ष मतलब ये भी होता है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाई में भी ढीला कर रहा है, पढ़ाई में भी स्लो हो रहा है उसका बच्चा। तो स्पोर्ट्स के लिए रोकना चाहिए और पढ़ाई के लिए इतना भी नहीं कर दे कि वो पढ़ाई के अलावा कुछ करने लायक ही न बचे। मतलब बेसिकली ये स्पोर्ट्स हमारा एक ट्रांसफार्मर की तरह होता है। तो एक है ना, अपने अगर अगल बगल जितनी सारी चीज़ें हैं सबको एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाई करता है, ताकि आप स्पोर्ट्स के साथ साथ उसको भी जो है इनहांस कर सके। देखिए, एक वर्ल्ड में ऐसे साइंटिस्ट भी हैं कि उनका हाथ पैर ही नहीं चलता, स्टीफन हॉकिंग थे। करेक्ट। और वो एक लफ्ज़ भी लिखने के लिए कंप्यूटर का सहारा लेते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बॉडी उनको लाइफ में व्हाट इज़ द हैप्पीनेस ऑफ द बॉडी, व्हाट इज़ द हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, बहुत कम। तो बॉडी तो फिट होना ही चाहिए। हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। ये इवन अगर आप गेम्स में भी देखें तो अगर आप दो गेम्स का अगर मैं एग्जांपल लूँ, जिम्नास्टिक्स और चेस, तो चेस में आपको देख के लगेगा कि कोई फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत ही नहीं है। करेक्ट। और लोगों को एक ये मिथ भी है कि जिम्नास्टिक में सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी है, लेकिन आप ये देखेंगे कि जो भी हमारे ग्रैंड मास्टर्स हैं, जस्ट लुक एट द फिजिकल एक्टिविटीज़ दैट दे डू। जितना वो एक बैठ के फोकस करते हैं चेस में, उससे कहीं ज़्यादा वो फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, कंडीशनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको फिज़िकल कैपेबिलिटी की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से जो जिम्नास्टिक्स है उसमें इतना मूवमेंट होता है और इतना फिज़िकल एक्टिविटी होती है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद वो दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। किस एंगल पे हो रहा है, कैसे ट्विस्ट कर रहे हैं, फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स लगते हैं और उससे फिर उनकी ट्रेनिंग डिराइव होती है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो हमारा जो पेरेंट कंफ्यूज्ड है ना,
कि पढ़ाई या स्पोर्ट्स, तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज, एज ए पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पेरेंट्स जो सोचते हैं या स्पोर्ट्स या पढ़ाई, वहीं से गलती है। स्पोर्ट्स और पढ़ाई दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और दोनों ही करने चाहिए। जो पेरेंट इसके विपरीत सोचता है उसको भी फ़ायदा बिल्कुल नहीं होता और उसे अपनी सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा अपने बच्चे की भलाई के लिए, ताकि स्पोर्ट्स से पावर मिले और पावर को पढ़ाई में इस्तेमाल करें। अगर कोई पेरेंट आज कंफ्यूज्ड हैं तो उनके लिए, उनकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक बहुत सिंपल तरीका है। जैसा कि हम बोलते हैं कि अगर एग्जाम्पल्स हों आपके सामने तो फिर आपका कंफ्यूजन दूर हो सकता है। तो मैं उनको बस यही बोलूँगा कि खेलगांव कैंपस में आके एक बार वॉक करें, दैट्स इट। आप जब वॉक करेंगे, आप जब खेलगांव में आए होंगे तो आपने देखा होगा हमारे बच्चों के अचीवमेंट्स क्या हैं, बोथ इन एकेडमिक्स एज वेल एज स्पोर्ट्स ऑफ द सेम स्टूडेंट। जिस स्टूडेंट ने बोर्ड एग्जामिनेशंस में 100 आउट ऑफ 100 लिए हैं, उसने नेशनल चैंपियनशिप में भी मेडल्स लिए हैं। दिस इज अ लाइव एग्जाम्पल दैट द पेरेंट्स हैव टू सी एंड दे हैव टू रियलाइज दैट येस दिस इज पॉसिबल। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और मैं पेरेंट्स को बस यही बोलूँगा कि इन सारे एग्जाम्पल्स से इंस्पिरेशन ले, मोटिवेट हों एंड जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है, ये एक सिस्टम है, वेल एस्टैब्लिश्ड है, इस पे पूरा विश्वास रखें and then trust the child, trust the process and just go ahead with that. Whatever is this process, it has proved that it is successful. It has achieved success. वो आज सबके सामने है अपने सब। अगर आपको इंडिया के पेरेंट्स के माइंडसेट में ये चेंज लाना हो तो ऐसा आप क्या करेंगे? एजुकेशन इक्वली इम्पोर्टेंट है, इक्वली ज़रूरत है, तो उन पेरेंट्स के दिमाग में कुछ और बैठाने की ज़रूरत नहीं। और जिन पेरेंट्स के दिमाग में ये नहीं है, उनके पेरेंट्स के दिमाग में ये बात डालनी होगी, तभी उनका बच्चा सक्सेसफुल होगा। देखिए, पहले बोला जाता था नॉलेज इज पावर, उसी के साथ साथ आज की आईटी वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन इज पावर। इंफॉर्मेशन हम सबके पास है, पूरी दुनिया में है। मैं पेरेंट्स को बस यही बोलूँगा कि अपने दिमाग को ओपन करके जस्ट लुक अराउंड यू और इंफॉर्मेशन हासिल करें। वो देखें कि किस तरीके के बच्चे हैं जो कि गोल्ड मेडल ला रहे हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हो रहे हैं। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। जस्ट मेक योर सेल्फ अवेयर। जितने भी डाउट हैं उनके सब क्लियर हो जाएंगे। द मोर इंफॉर्मेशन द मोर पावरफुल यू आर। एजुकेशन के लिए वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी तो लगानी ही पड़ेगी, बिना उसके एजुकेशन टॉप पे नहीं जा सकती। जैसे अगर हमें कोई चीज़ अपने बच्चों को समझाने के लिए 3D में दिखाना है, तो 3D में तो इस सामने बोर्ड पे चौक से बना के नहीं हो सकेगा। उसके लिए स्मार्ट क्लास होंगे, उसमें 3D दिखाया जाएगा। तो इस तरीके से स्मार्ट क्लास हमारे यहाँ हैं। तो ये हम कुछ टेक्नोलॉजी में इन्हांसमेंट करके आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों को 3D में हम दिखाते हैं और इसी तरीके से प्रोजेक्टर्स हैं हमारे पास, क्लास में लगे हुए हैं। उस प्रोजेक्टर में हम ऐसी सीडी लगा सकते हैं जो एजुकेशन बेस्ड है और उसको हम प्रोजेक्टर से क्लास के बोर्ड पे दिखा के बच्चों को समझा सकते हैं। हमारे पास ATL लैब है जिसमें कि तरह तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, उसको दिखाया गया है और उसमें हम टेलीस्कोप से भी दिखाते हैं कि हमारे आँख जितनी दूर तक देख सकती है उसके बियॉन्ड यूनिवर्स क्या है, ये भी उन लोगों को बताया जाता है। तो हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास ATL लैब है, वो इस्तेमाल की जाती है। तो
मीन्स खेल गाँव सिर्फ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ही नहीं बनाता है, उसके साथ साथ जो है टेक्नोलॉजी के साथ चेंजेस भी अपनी पढ़ाई में लेके आता है। दैट्स वेरी ट्रू। सर वैसे तो हमारे खेल गाँव स्कूल में बहुत सारी अचीवमेंट्स स्कूल ने लिए होंगे, बट उनमें से कि ऐसे कुछ की अचीवमेंट जो हम जानना चाहेंगे कि ऐसे कोई ऐसे की अचीवमेंट्स होंगे, क्योंकि ऐसे तो अगर हमने की अचीवमेंट पे बात करना स्टार्ट किया तो पूरा दिन चला जाएगा। देखिए, देश के जो सर्वोच्च अवार्ड्स होते हैं स्पोर्ट्स में, उनमें से ज़्यादातर हमारे यहाँ पे बच्चों को मिल चुके हैं। जैसा कि मैं एग्जांपल दूँ, हमारा जिमनास्ट आशीष कुमार, उसको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। हमारे जो यहाँ पे कोच थे श्री DK राठौर, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है, विच इज़ द हाईएस्ट अवार्ड फॉर कोचेस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। और कई सारे हमारे जिमनास्ट हैं जो उत्तर प्रदेश लेवल का जो हाईएस्ट अवार्ड होता है, जिसको लक्ष्मण अवार्ड बोलते हैं स्पोर्ट्स में, वो हमारे 8 बच्चों को लक्ष्मण अवार्ड मिल चुका है। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि जिस दिन हर्षित को गोल्ड मेडल मिला है 2 दिन पहले, उसी दिन हमारा एक जिमनास्ट अभिजीत कुमार, उसको लक्ष्मण अवार्ड मिला है। वो लखनऊ में था और वो 8वां जिमनास्ट था यहाँ का जिसको लक्ष्मण अवार्ड मिला है। मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया, उसको मुख्यमंत्री द्वारा लक्ष्मण अवार्ड दिया गया है। और जो हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट, जो हमारे फाउंडर एंड चेयरमैन डॉक्टर UK मिश्रा हैं, जिनकी वजह से आज खेलगांव इस्टेब्लिश हुआ है, उनको सन 2013 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया था। ये पुरस्कार जनरली ऑर्गेनाइजेशंस और कॉरपोरेट्स को दिया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो खेल को प्रोत्साहन देती हैं उनको दिया जाता है, और ये बहुत रेयर होता है कि किसी एक इंडिविजुअल को ये पुरस्कार दिया जाए। एंड सर इज़ वन ऑफ दोज रेयर पीपल जिनको इंडिविजुअल अवार्ड मिला है इस कैटेगरी में। That's great. That's very great. Last but not the least, so हमारे व्यूअर्स के लिए सर क्या ऐसा आप मैसेज देना चाहेंगे? वही पुराना संदेश जो सदियों से कहते चले आ रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, वही संदेश आज भी वैलिड है और आगे आने वाले समय में भी वैलिड होगा। हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, सो हियर वी emphasize about the healthy body. No body can be made healthy by taking certain pills, certain injections. No body can be made healthy. Body can be made healthy only by wholesome physical exercises, and there is no alternative to this. Had there been any alternative, nobody on this earth would have been sick, ill, or not healthy, because all tablets are available. You take tablet, become fit. If you want to make your biceps good, take another type of tablet. Your biceps will be. But unfortunately, that does not exist. The only way is exercise. Correct. You all have understood the importance of physical fitness of body. So, for our nation, Hindustan, we say, Jai Hind.